नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम वाष्प दाब से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है राउल्ट का नियम। जी हां, आज हम राउल्ट के नियम पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने कल चर्चा किया था कि वाष्प दाब होता क्या है। जी हां, जब हम देखते हैं कि किसी विलयन के सतह से जो विलायक के जो अणु है वो उनके सतह को छोड़ के बाहर जाता है, तो इनके बाहर जाने की जो दर होती है, जितनी अधिक मात्रा में वो क्या करता है, भाप बन के जाता है, उतना ही उसका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होती है। इसके लिए हमने कल अन्योन्य क्रिया के बारे में बात किया था। विलायक के अणु और विलायक और विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया होता है, वाष्प दाब उसी पर निर्भर करता है। तो आइए आज हम राउल्ट के नियम को देखते हैं। राउल्ट के नियम को दो प्रकार से लागू करते हैं। एक द्रव का विलयन हो, उसमें मतलब द्रव का द्रव में विलयन हो तब राउल्ट का नियम लगाते हैं, और एक होता है जब ठोस का द्रव में विलयन हो। तो आइए आज हम ठोस का द्रव हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको अवाष्पशील विलेय लेना है। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि द्रव में लेंगे तो हो सकता है वो दोनों ही क्या हो, वाष्पशील हो। तो हमें चूंकि अवाष्पशील वाला पढ़ना है, इसलिए हम ठोस का द्रव में विलयन वाला लेंगे और उसमें राउल्ट का नियम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा राउल्ट का नियम होता क्या है। इनका सिंपल से परिभाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा है। तो आइए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए ये राउल्ट का नियम होता क्या है। तो सर ना, अवाष्पशील विलेय किसको बोलते हैं जी, जो भाप बन के ना उड़े और उसमें विलायक मिला हो। तो फिर कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यदि स्थिर ताप पर, ध्यान देना है, यदि स्थिर ताप पर किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला हो तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है ना, उस विलयन का वाष्प दाब जो है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह क्या होता है, राउल्ट का नियम। ध्यान दीजिएगा, अगर स्थिर ताप है और उस विलयन में अवाष्पशील मिला हुआ है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या फिर यह भी कहा जाता है कई बार कि डायरेक्ट यह कह दिया जाए, विलयन में उपस्थित विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसी के मतलब विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। माना कि दो घटक है, माना कि दो घटक है ना, तो पहला क्या मान लेते हैं हम, विलायक। माना कि दो घटक में पहला विलायक ए जो क्या होता है, वाष्पशील, है ना, एवं दूसरा एवं विलेय, इसको क्या बोलते हैं, बी। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि जब हम ये पाठ पढ़ें तो विलायक को हमेशा ए से दर्शाएं और विलेय को बी से दर्शाएं तो हमें सुविधा होगी। तो उस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए विलेय बी, यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, अवाष्पशील। एक वाष्पशील है और एक जो है अवाष्पशील है। तो जो हमने अभी नियम बताया था राउल्ट के नियम में कि विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। या फिर यह भी कहा जाता है कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आइए इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। तो ये देखिए, विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा, यहां पर क्या लिखेंगे, विलायक का, यहां पर आ जाएगा वाष्प दाब, और यहां पर आएगा समानुपाती, और यहां पर क्या आ जाएगा, मोल प्रभाज। और ये मोल प्रभाज किसका होगा, ये विलायक का होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है तो ऐसे लिख रहा हूं। यहां देखिए, विलयन के वाष्प दाब को तो पी से दर्शाएंगे और जो विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको यहां देखो ए से, तो हो जाएगा पी ए, और ये समानुपाती होता है दोनों ही, ये भी और ये भी। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं,
x से, और कहा गया है कि मोल प्रभाज किसका है, वो भी किसका है, विलायक का है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आगे चल के चूंकि ये इनके बराबर है तो इनको डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ये समानुपाती है x a के, तो ये समानुपाती चिन्ह को जब भी हम हटाएंगे तो उसके बदले क्या लगाते हैं, कोई भी कांस्टेंट, तो ये बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा k, और यहां पर हो जाएगा x a, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, जहां ये k क्या है, k एक समानुपाती स्थिरांक है। अब हमें इस समीकरण में किसका मान निकालना पड़ेगा, k का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको शुद्ध विलायक के लिए हल करना पड़ेगा। तो आइएगा आप लोग यहां पर k का मान को यहां पे लिख लीजिएगा कि k क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यदि हम समीकरण नंबर 1 को शुद्ध, ठीक है, शुद्ध विलायक के लिए लागू करें, तो यदि इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू करें तो x का मान कितना होता है, x a का मान, मोल प्रभाज का मान 1 होता है शुद्ध विलायक के लिए, और इसी स्थिति में यहां पर जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा, एवं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यही मेन है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज कितना होता है, x a का मान 1 होता है, लेकिन उसी कंडीशन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है ये क्या होता है, इसको Pa बोलते हैं हम लोग। ये देखो, ये विलायक का वाष्प दाब है, लेकिन यदि वो शुद्ध विलायक का है तो Pa बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Pa0। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वाला वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, मतलब जब हम शुद्ध विलायक के लिए लेंगे तो ये Pa के बराबर क्या लिख देंगे, Pa0। अतः समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 में देखो क्या क्या करना है, x a के बराबर क्या रखना है, x a बराबर 1 रखना है, ध्यान दीजिएगा, और Pa के बराबर क्या रखना है, ये रखना है, तो इसमें मान रख दो, तो Pa बराबर कितना आ गया, Pa0 बराबर k तो है, k ही रहेगा, और इसका मान कितना रख दिए, 1 रख दिए, तो इतना ही आ गया, तो इसको आप समीकरण नंबर 2 बोलो। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, या फिर ये भी कह सकते हैं समीकरण नंबर 2 से किसका मान, k का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया समीकरण नंबर 1 एवं 2 से। तो देखो Pa के बराबर है ना, ये Pa है, तो Pa बराबर देखो k का मान हमने निकाल रखा है, कितना आया, Pa0, तो यहां पर k के बराबर क्या आ जाएगा, Pa0, और x a का मान तो आएगा ही, तो ये हो गया x a, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। यही जो है राउल के नियम को बताता है ना, वाष्प दाब के लिए, ठीक है। अब ये हमने किसके लिए निकाला था, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है, एक विलायक के लिए है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, विलेय के लिए भी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं उसको भी। यदि इसी को हम किसके लिए निकालें, विलेय के लिए निकालें, तो क्या हो जाएगा, यहां पर Pa, a क्या है, विलायक के लिए, तो जहां जहां पे a आया है वहां पे क्या कर देंगे, b लिख देंगे, तो ये हो जाएगा Pb बराबर Pb0 गुणित x, गुणित नहीं है, मोल प्रभाज है, xb, जहां इसमें कोई भी चीज नया नहीं आया है, जो भी नया है उनको हम पहले से जानते हैं। जैसे Pb क्या है, जहां Pb क्या है, Pb जो है विलेय का वाष्प दाब होगा, Pb0 क्या है, अवाष्पशील विलेय का वाष्प दाब, और ये क्या हो जाएगा, उसका मोल प्रभाज, है ना, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इनको देखकर हम एक और परिभाषा बना सकते हैं, किसका, राउल के नियम का। कैसे बनाएंगे, तो किसी, ध्यान दीजिएगा, किसी अवाष्पशील विलेय में, है ना, यदि कोई विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है, तो उसमें किसी भी पदार्थ का, किसी भी एक घटक का वाष्प दाब जो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक घटक का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज, ध्यान दीजिएगा, उसके मोल प्रभाज, ये देखो ये मोल प्रभाज है, उसके मोल प्रभाज और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। समझ आ गया, समझ आया ना। किसी भी विलयन में जब दो घटक उपस्थित हो तो उसका जो वाष्प दाब है, ध्यान दीजिएगा, उसका वाष्प दाब जो है उसी में उपस्थित उसके मोल प्रभाज, है ना, और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के
बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? राउल्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ के एक और नियम बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। ठीक है, ये भी इसका एक रूप है। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? इनका मान भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको यहां पर हम लिख लेते हैं, इस प्रकार हो जाएगा। इनका मान यहां से ला लेंगे। देखो PA का 0 यहां पर कितना आ जाएगा? XA, और ये प्लस है। अब यहां पर PB का मान यहां से ला लेंगे, ये आ जाएगा PB का 0 और XB। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे चल के आपको बहुत सारे व्यंजक बनाने में ये काम आएगा। तो अब हम इस राउल्ट के नियम के तहत इनके बीच एक ग्राफ खींचते हैं, है ना? किसके बीच? विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको राउल्ट का नियम समझना है तो उनके ग्राफ को भी समझना बहुत ही जरूरी है। ये आपके एग्जाम में तो आता ही है, तो वो ग्राफ बनाना ही पड़ता है। तो आइए उन ग्राफ को हम बनाते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच ग्राफ खींचना पड़ेगा। और इसके लिए हमको दोनों चीजें लेना है, विलायक भी लेना है और विलेय लेना है। ध्यान दीजिएगा, और इसको हमको शुद्ध अवस्था के लिए करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमको ग्राफ खींचना है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सरल सा ग्राफ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ के बारे में आपको इतना तो पता होता ही होगा कि ग्राफ में कहां पर शून्य वैल्यू होता है ना? जैसे आप निर्देशांक खींचते हैं इस प्रकार, तो यहां पर शून्य वैल्यू होता है ना। तो हम इधर की वैल्यू को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कहां पर शून्य वैल्यू होता है ना? ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर वाष्प दाब, इसका मतलब क्या है? जब हम ऊपर की ओर जाएंगे इसमें, इस ग्राफ में, तो ऊपर की ओर जाने से वाष्प दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। इधर जब जाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा? मोल प्रभाज। ठीक है, इसका मतलब यह है इधर जाएंगे तो एक चीज का मोल प्रभाज बढ़ेगा। किसका? मान लिया जाए इधर जाने से B का मोल प्रभाज बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है जब इधर आएंगे तो किसका मोल प्रभाज बढ़ेगा? विलायक का। ठीक है, इसमें विलेय का, तो इधर आएंगे तो विलायक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमको दो वैल्यू लेने हैं, एक विलायक के लिए और एक विलेय के लिए। तो दोनों के वैल्यू तो अलग अलग होंगे, क्योंकि कहा गया ना मोल प्रभाज ये किसके लिए है? विलेय के लिए इधर बढ़ रहा है, तो विलायक के लिए इधर बढ़ेगा। इसका मतलब यह है, यहां पर ध्यान दीजिए, यदि यहां पर XA का मान, ये देखो मोल प्रभाज लिखा है ना, इधर जाएंगे तो मोल प्रभाज का मान बढ़ेगा। इसका मतलब XA का मान यहां पे 1 लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, विलायक का मोल प्रभाज इधर से आते हैं तो बढ़ते हैं, और विलेय का मोल प्रभाज इधर से। इसका मतलब इधर जाके बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर XB का मान कितना होगा जी? 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, XA का मोल प्रभाज इधर ज्यादा है, इसका मतलब इधर 0 होगा, क्योंकि मोल प्रभाज इधर से बढ़ता है। किसका? विलायक का। और विलेय का मान इधर से बढ़ता है, तो देखो यहां पे 0 है, इधर जाते जाते विलेय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? XB बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इसका मोल प्रभाज इधर 1 है, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा? XA बराबर कितना हो जाएगा? 0। इतना याद रहेगा, बहुत ही सरल है, आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। मोल प्रभाज याद रखिए, इधर जाने से विलेय का मोल प्रभाज बढ़ता है और इधर से इनका। अब हमको सूत्र तो पता है, ये देखो किसका भी सूत्र, तीनों का भी सूत्र पता है। PA बराबर कितना होता है? PA0 बराबर यहां पे इंटू कितना होता है? मोल प्रभाज XA, ये सूत्र। अब ध्यान दो, जब XA का मान यहां 1 है, ध्यान दीजिए यहां पर XA का मान क्या है? 0 है। इसको मैं एक सूत्र के माध्यम से एक गणित बताता हूं। मान ले जाए आपके पास कोई एक गणित हो इस प्रकार का, x बराबर 2y, है ना? तो इसका मतलब यह है, जब हम y के मान को रखेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर XA का मान, ये देखो XA का मान, ये सूत्र सेम टू सेम ऐसी है। जब हम y का मान रखेंगे, मतलब XA का मान रखेंगे, तो PA का मान अपने आप आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि हम y का मान यहां पर मान ले जाए, मैं 2 रखता हूं y का मान, ध्यान दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाए? y का मान 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4। इसका मतलब यह है y का मान हम जैसे ही रखते हैं तो हमको x का मान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार XA का मान हम जैसे ही रखेंगे तो हमको PA का मान प्राप्त हो जाएगा। अब वो कैसा होगा देखते हैं। यदि हम XA का मान कितना रखें? 1 रखें, ध्यान दो, XA का मान कितना रखें? 1 रखें। XA का मान यदि यहां पे 1 रखें, इस प्रकार 1, तो इसका मतलब PA का मान कितना आया? PA0, मतलब कुछ मान आ रहा है। कहने का मतलब इधर PA का मान कुछ आएगा, और वो भी कितना आएगा? जब x का मान
1 रखें, x का मान 1 रख रहे हैं तो उसका मान कितना आ रहा है PA0। तो इसका मान हम यहां पे कहीं पे भी मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो इसका मान कितना है जी, यहीं पर इसका मान कितना आ रहा है PA0 आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां पे x a का मान कितना रखना है, इसी में देखो x a का मान कितना रख दो, 0 रख दो, तो PA का मान कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब PA का मान 0 आया, मतलब उसका मान कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा ना, क्योंकि देखो वाष्प दाब लिखा है, वाष्प दाब कहां से चालू हो रहा है, यहीं से चालू होगा ना। ऊपर जाने से क्या होता है, बढ़ता है, मतलब नीचे जाने पर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इस लाइन पर वाष्प दाब का मान कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम एक और लाइन खींच लेते हैं, ये देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो x a का मान यहां 0 है और x a का मान यहां पे 1 है, तो यहां से यहां तक एक ग्राफ मिलेगा हमको, सिंपल सा। ये देखो, ये लाइन जो दिख रहा है वो कौन सा लाइन है, ये वाला सूत्र मैंने जो लिखा था ना बाहर में, वही वाला है, PA बराबर PA0 और यहां पर x a का मान, ये इसका सूत्र है, ध्यान दीजिए, इसका है ना। यहां पर इसका मान 0 और इसका मान यहां पर 1 है, तो इस प्रकार का हमको क्या मिला, एक ग्राफ मिला। उसी प्रकार इसमें आ जाओ, x b का मान 0 है, कहां पर, यहां पर। तो वैसे ही जैसे अब मैंने समझाया था, ऐसे PB बराबर PB0 और XB। अब देखो यहां पर XB का मान 0 है, XB का मान 0 कहां पर होगा, यहीं पर होगा ना। ये देखो XB का मान 0 रख रहे हैं, तो PB का मान कितना आएगा, XB का मान क्या रख दो, 0 रख दो, तो इसका मान कितना आएगा, PB इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आएगा ना। PB का मान XB का मान 0 रखने से PB का मान कितना आएगा, 0, मतलब वो बिंदु यहीं पे आएगा। दूसरा, यदि इसमें आ जाओ, XB का मान कितना रखें, 1 रखें, यहां पर 1 रख रहे हैं, तो x का मान 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा जी, 1 का गुना इसे करेंगे तो PB बराबर कितना आ गया, PB बराबर PB0 इतना आएगा। इसका मतलब इसका मान यहां पर कोई ना कोई आएगा, इसका मतलब यह है कि इसका मान यहां पर कुछ आता है, ऐसा लिख लेते हैं यहां पर। चलो, ये आपका कौन सा मान है, PB0 है। कब, जब XB का मान कितना हो, 1 हो, उसी कंडीशन में XB का मान जब 1 रखते हैं तो PB बराबर कितना आता है, PB0। इसका मतलब यहां पर भी एक ग्राफ प्राप्त होगा आपको, समझ आ गया। तो इस प्रकार आपको जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को यदि हम मिलाएं, हाँ एक बात और, ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये जो ग्राफ है उसको हम कैसे लिखें, यहां पे लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं। ये देखो PB बराबर ये किसका है, PB0 और XB का, ध्यान दीजिए, ये वाला इनका है, ये वाला इनका है। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार का हमको एक ग्राफ मिलेगा। अभी जो मैंने एक सूत्र लिखा था लास्ट में राउल का नियम पढ़ाते समय, वही सूत्र यहां पे लिख देना है। PA बराबर कितना होता है, P बराबर PA प्लस PB, और इसका मान मैंने रखा था वही है। तो ये आपके राउल का नियम का क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो दिख रहा है P, वो विलयन का वाष्प दाब है। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या है, मतलब विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। इस नियम को याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलकर हम इस राउल के नियम के आधार पर ही आदर्श विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है आदर्श विलयन जो है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, मतलब वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। अब आदर्श विलयन क्या है, अर्थात ऐसे विलयन जिसका ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो, ना ही उसके आयतन में परिवर्तन होता हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे। और एक होता है अनादर्श विलयन, जिसके बारे में आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। आइए हम राउल के नियम के कुछ सीमाएं पढ़ लेते हैं, मतलब राउल का नियम कब कब लागू होगा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए राउल के नियम की कुछ सीमाएं देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं राउल का नियम कब कब लागू नहीं होता है। यह तो पता है कि राउल का नियम जो है, राउल का नियम क्या है, वाष्प दाब से संबंधित है ना। वाष्प दाब मतलब जो विलयन के सतह से वाष्प बन के उड़ता है। तो हमने तो पढ़ रखा है कि अन्योन्य क्रिया का मान क्या हो, वीक हो, है ना। तो यदि वो विलयन तनु होगा,
मतलब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम रहेगा तब वो तनु होगा, तो उसका वाष्प बनने की प्रवृत्ति अधिक होगी। कहने का मतलब यह है कि राउल्ट का नियम जो है सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सांद्र विलयनों के लिए विलायक और विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया है वो क्या होगा? प्रबल हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है, तो उनके बीच बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, जिस कारण से वाष्प बनने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होता है। दूसरा देखते हैं, विलेय का विलयन में यदि संगुणित होता हो, मतलब वो उसमें मिल जाता हो, अन्य क्रिया नहीं करता हो। भाई संगुणित होना मतलब मिल जाना उसमें। और दूसरा होता है वियोजित। वियोजित होना मतलब टूट जाना, अपने आयनों में विभक्त हो जाना। यदि ऐसा होता है तब भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं इनका उदाहरण। जैसे संगुणित का, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड। तो इसके लिए उदाहरण कौन सा होगा? मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई है, एस्टिक अम्ल जिसको बोलते हैं, ये इस प्रकार है। तो इनको जब क्रिया कराते हैं तो ये दोनों दिशाओं में होता है। क्यों? इधर जाता है तो ये क्या होता है? ये संगुणित हो जाता है, मतलब अन्य कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ये ऐसा लिखा है तो ये किस रूप में बन जाता है? इस रूप में। तो इसको जब विपरीत दिशा में कराएंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? है ना, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। ये हो गया कौन सा वाला? ये वाला, संगुणित होना। दूसरा इसी का देखते हैं, वियोजित हो जाना, टूट जाना, अपने आयनों में विभक्त हो जाना, जैसे KCl का, है ना। तो ये KCl का ये पोटेशियम आयन में टूटेगा प्लस क्लोरीन माइनस आयन में टूटेगा। यदि इस रूप में भी यदि टूटता है तब भी हम किस नियम को लागू नहीं कर सकते? राउल्ट के नियम को इसमें हम लागू नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।